आज उसने पूरे 5 साल के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखे थे। वो पिछले 5 साल से लंदन में था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए, पाकिस्तान की फ़ज़ा में सांस लेते हुए उसकी आंखों में न जाने कितने जज्बे उभरे थे। उसे वो दिन याद आया जब वो पाकिस्तान से गया था, और ये याद आते ही 2 नीली आंखें उसके जहन की स्क्रीन पर लहराएं और पछतावे की एक शदीद लहर उसके वजूद में उतरी। वो गहरी सांस लेता अब अपनी बुक करवाई केब में बैठा, और अब उसका रुख मुल्क हाउस की तरफ था। आधे घंटे बाद गाड़ी मिल्क हाउस के खूबसूरत और बड़े गेट के बाहर रुकी। उसने अपना सामान पकड़ा और अब वो गेट तक आया। गार्ड्स ने उसे देखा तो फौरन गेट खोल दिया। वो घर में दाखिल हुआ तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी के एक लंबे अरसे बाद उसके जिस्म में सुकून छा गया हो। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, मगर जो सुकून अपने घर की 4 दीवारी में होता है, वैसा सुकून कहीं नहीं। उसकी आंखों में नमी उभरी थी, जिसे वो बार बार आंखें साफ किए छुपाने की कोशिश कर रहा था। गहरी सांस लेते वो आगे बढ़ा और लाउंज के दरवाजे तक आया। वो जानता था कि दरवाजे के उस पार उसकी माँ होगी, जो पिछले 5 सालों से उसका इंतज़ार कर रही होगी। उसका बाप, जिनका वो वाहिद सहारा था, जिनसे नाराज़ होकर वो यहाँ से गया था, वो भी होंगे। और वो जानता था कि उसका बाप उसे देखते ही माफ़ कर देगा। ये सोचते हुए उसने लॉन्च का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो सारा ही लॉन्च उसे सन्नाटे में डूबा हुआ था। वहाँ सिर्फ एक मुलाजमा सफाई कर रही थी। उसकी माँ शायद अपने कमरे में हो और बाबा वो शायद स्टडी में बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे हों। ये सोचते ही उसकी आंखों के सामने फिर किसी की नीली आंखें लहराएं, और वो कहाँ होगी। अभी वो ये सोच उसके जहन में आई ही थी कि किसी की खिलखिलाती हंसी उसके कानों में पड़ी, और फिर उसके साथ ही एक अनजानी पहचानी आवाज़ उसने सुनी, रुक जाओ शैतान, हो गई हो पूरी, रुको। मेशी, वो उन आवाज़ों को सुन रहा था जो सारे लॉन्च में गूंज रही थीं, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो हैरत से आसपास देख रहा था जब उसने किचन के दरवाजे से एक 4 साला बच्ची को बाहर निकलते देखा। वो अब सारे लॉन्च में भाग रही थी, और चंद लम्हों बाद ही वो भी किचन से बाहर निकली और अब उस बच्ची के पीछे भाग रही थी। उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्ची की स्पीड तेज़ थी। रुक जाओ मेशी, आफत कहीं की, रुको, अभी बताती हूँ। उसने सुर्ख फ्राक पहन रखी थी, बाल ढीली सी चिट्टियाँ में समेट रखे थे, और दुपट्टा एक कांधे से गुजरकर दूसरी तरफ कमर पर बांध रखा था। वो हैरत से उन दोनों को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये मंजर वाकई इतना खूबसूरत था या फिर उसे लग रहा था। और फिर यज़दान के देखने ही देखते वो बच्ची भागती उसकी तरफ आई और उसके पीछे आकर उसकी टांगों से लिपट गई, जैसे उसे छपने की कोशिश कर रही हो। यज़दान ने हैरत से उसे देखा। आयत भी उस बच्ची को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागी आई, मगर अचानक उसका पाँव कालीन में अटका और उससे पहले वो यज़दान के सीने पर गिरती। वो तेज़ी से उसकी कमर में हाथ डाले उसे संभाल चुका था। वो गिरने से तो बच गई थी, मगर खुद को बैलेंस करने के लिए उसने यज़दान की शर्ट गैर इरादी तौर पर मुट्ठी में दबोच ली और ज़ोर से यज़दान के सीने से आ टकराई तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई खड़ा था। उसने जैसे ही चेहरा उठाए यज़दान को देखा तो जैसे उसे शदीद झटका लगा था। यज़दान बेहद बेयकीनी से उसे देख रहा था। वो 5 सालों में मज़ीद हसीन हो चुकी थी। शायद ही उसने ज़िंदगी में ऐसी हसीन लड़की देखी हो जो उस वक्त उसकी बाहों में थी। जबकि आयत वो चंद पुल उसे देखती रही। मामा, आप हार गईं। मीशाल की आवाज़ से वो होश में आई और तेज़ी से उससे दूर हुई और अब बेयकीनी से उसे देख रही थी। यज़दान भी जैसे होश में आया था। उसने अभी बस उसका नाम ही पुकारा था कि वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे हुई। जैसे ही वो पलटी, उसने फरजाना बेगम को सीढ़ियों से उतरते देखा। वो तेज़ी से भागी और सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई, जबकि फरजाना बेगम तो बेहद बेयकीनी से उसे देख रही थी। यज़दान उनके लब फड़फड़ाए, उनकी आवाज़ से जैसे यज़दान भी होश में आया। वो अब सीढ़ियाँ उतरकर उसके करीब आ रही थीं। अम्मा, यज़दान के लब फड़फड़ाए। वो अब उसके पास आ चुकी थी और बेहद हैरानी से उसे देख रही थी। उस हैरानगी से उसका कांधा छू कर देखा, जैसे उसकी यहाँ मौजूदगी को यकीनी बनाना चाहती हूँ।
ये वाकई तुम हो? उन्होंने सरगोशी की। यज़दान ने नम आंखों से असबात में सर हिलाया। मेरा बच्चा, कितने सालों बाद वापस आए हो। वो आगे बढ़ते अब उसके माथे को और उसके चेहरे को चूम रही थी, और ऊपर अपने कमरे में ज़मीन पर बैठी आयत की बेआवाज़ आंसू उसके अंदर ही घट रहे थे। शायद उसने सोचा नहीं था कि ऐसे आज वो 5 साल बाद अचानक आएगा। उसकी आमद की तवक्को नहीं रखती थी, जैसे वो एक झटके से उसकी ज़िंदगी अथल पत्थल किए चला गया था। अब वैसे ही एक झटके से उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया, ताकि एक बार फिर उसकी ज़िंदगी अथल पत्थल कर सके। जबकि नीचे लॉन्च में वो दोनों माँ बेटा अब सोफे पर बैठे हुए थे, और वो बच्ची अब अम्मा की गोद में थी। वो हैरानी से उस बच्ची को देख रहा था। उसकी आंखें तो बिल्कुल यज़दान की आंखों जैसी थीं। ये कौन है? तो उसने खौफजदा से लहजे में पूछा, क्योंकि कहीं न कहीं उसका विजदान उसे बता चुका था कि वो कौन है। ये तुम्हारी बेटी है। अम्मा के अल्फाज पर उसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो शदीद हैरानी से उन्हें देखता रह गया, और फिर उसकी नज़र बच्ची पर गई तो बहुत देर के बाद उसने ये सच्चाई प्रोसेस करते हुए बच्ची को पकड़ना चाहा। उसे अपनी गोद में लेने के लिए उसने अपनी बाहें फैलाईं। इधर आओ मेरे पास, बहुत नरमी से कहा, मगर उसके पास आने के बजाय अम्मा की झोली से उतरी। आई डोंट लाइक यू, यू आर बैड बाबा। वो अपनी नन्ही सी आंखों में गुस्सा समेटकर उसे जवाब देती सीढ़ियों की तरफ भाग गई, जबकि यज़दान अपने खाली हाथों को देखता रह गया। शायद वो बच्ची से उस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। अम्मा ने उसे देखा तो नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी औलाद है, तुम पर ही जाएगी। जब औलाद वालदैन को तकलीफ़ देती है ना, तो तब उसे पता चलता है कि वालदैन पर क्या गुज़रती है। लेकिन जब उसकी अपनी औलाद उसे वही तकलीफ़ दे, तो फिर उसे वालदैन की तकलीफ़ का एहसास होता है। अम्मा शायद रंजीदा थी। वो सोफ़े से उठा और उनके पास ज़मीन पर बैठा और उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं जानता हूँ अम्मा, मैं गुस्से में था और मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे और बाबा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ, आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था और मैं वापस नहीं आ सका। फ़िलहाल वो उन्हें सारी बात नहीं बता सकता था, इसलिए बस मुख्तसर सी बात बताई। बाबा कहाँ हैं? मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। मुझे पता है वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझे माफ़ कर देंगे। उसकी आंखें नम हो गईं। अम्मा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो तो माफ़ कर देंगे, मगर उसका क्या, जिसे तुम सज़ा देकर गए थे, जिसे तुमने सारी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। क्या वो तुम्हें माफ़ कर पाएगी? हम तो माफ़ कर ही देंगे। यज़दान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में घोंसा मारा हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे दी गई तकलीफ़ की अज़ियत कम कर सकूँ। मैं जानता हूँ मैं गुज़रा वक्त वापस नहीं ला सकता, मगर माफ़ी तो खुदा भी दे देता है। फिर वो तो एक नरम दिल इंसान है। अपनी माँ के दोनों हाथ चूमते ज़मीन से उठा और अब वो सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आया। पहले स्टडी रूम में गया। दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला तो उसकी सोच के ऐन मुताबिक खावर मुल्क अपनी कुर्सी पर बैठे किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे। वो कदम कदम चलता उनके पीछे आकर खड़ा हुआ, क्योंकि उनकी पुश्त उसकी तरफ थी। बाबा, उसने धीरे से सरगोशी की और खावर साहब के हाथों से किताब छूटकर उनकी झोली में आ गिरी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अभी कोई आवाज़ सुनी। उन्हें वो अपना वहम लग रहा था। नहीं, वो कैसे आ सकता है? वो तो उनसे 7 समंदर पार था। मगर उनके कानों में फिर अभी आवाज़ सुनी। बाबा उन्हें दोबारा पुकार रहा था। वो शदीद हैरान हुए। वो कुर्सी से उठ भी न सके। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका जिस्म ही मुंजमद कर दिया हो। वो कदम कदम चलता उनके सामने आया और अब उनके सामने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा और उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए उन्हें अपने लबों से लगाया, जबकि वो शदीद हैरत से उसे देख रहे थे जब उनकी गोद में सर रख चुका था। आई एम सॉरी बाबा, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आप सबको बहुत तकलीफ़ें दी हैं। आपसे इतना अरसा दूर रहा, मगर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब कभी आपको नहीं छोड़। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ नम हो गई, जबकि खावर मुल्क शदीद हैरत से उसे देख रहे थे।
शायद उन्हें अभी तक भी उसकी मौजूदगी का यकीन नहीं आया था। फिर उनके लबों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ था। उन्होंने नरमी से यज़दान के बालों में उंगलियां चलाईं, तो इस बात का इशारा था कि वो उसे माफ़ कर चुके हैं। ये वालदैन भी कितने अजीम होते हैं। वालदैन लाख गलतियां करें, उन्हें जैसे भी तंग करें, बस एक बार माफ़ी मांग लो तो वालदैन फ़ौरन माफ़ कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो कमरा बंद किए रोने में मसरूफ़ थी, उसके कानों में नन्ही सी सरगोशी पड़ी, मामा मामा दरवाज़ा खोलो। मीशाल अपने नन्हे हाथों से आयत के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रही थी। आयत ने उसकी आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपने आंसू साफ करती ज़मीन से उठी और फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो कमरे में दाखिल हुई। उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया, जैसे खौफ हो कि वो भी कमरे में आ जाएगा। उसका दरवाज़ा बंद करते ही मीशाल उसकी टांगों से लिपट गई। आयत ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ बैठ, मगर उसे हैरानगी का झटका तब लगा जब उसने देखा कि मीशाल बेड पर खड़ी होकर अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू साफ करने की कोशिश कर रही है। डोंट करे मामा, हम बेड बाबा से बात नहीं करेंगे। वो अपने हाथ से उसके गाल पर रख के उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, जिस पर ना चाहते हुए भी आयत नम आंखों से मुस्कुरा पड़ी और मीशाल को अपने सीने से लगा लिया। उसके पास सबसे कीमती रिश्ता उसकी औलाद का था, मगर अब उसकी औलाद का बाप वापस आ चुका था। अब क्या होगा? जिंदगी में चीज़ें कैसे चलेंगी? वो कुछ नहीं जानती थी, मगर क्या वो उसके यहाँ रहते पत्थर दिल बन सकेगी? वो बस यही सोच सकी। वो कुछ देर बाबा के पास स्टडी रूम में बैठा उनसे बातें करता रहा। फिर स्टडी रूम से बाहर निकला। वो शदीद थक चुका था और लंबी फ्लाइट ने भी उसके हवास मुअत्तल कर दिए थे। वो अपने कमरे के दरवाजे तक आया। एक पल के लिए उसका दिल धड़का था, शायद कमरे के उस पार वो हो, मगर जैसे ही उसने हैंडल पर हाथ रखा कर दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था। वो हैरत से आस-पास देख रहा था। हर चीज़ अपनी जगह पर वहीं मौजूद थी जहां वो छोड़ कर गया था, मगर चमकता हुआ कमरा इस बात का सबूत था कि कमरे में मामूल के मुताबिक सफाई होती है। मगर कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। तो ये साफ था कि उसके जाने के बाद वो उसके कमरे से भी जा चुकी थी। ये सब सोचते हुए एक तल्ख मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। सबसे पहले वो अपना ड्रेस पकड़े हुए वॉशरूम में घुस गया। शावर लेने के बाद कुछ हवास बहाल हुए तो अपने कमरे से बाहर निकला। अब उसका रुख आयत के कमरे की तरफ था। चाहे जिंदगी में पहली बार उसके कमरे में जा रहा था तो उसने हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था। यज़दान ने गहरी सांस लेते बना ताख़ीर किए दरवाज़ा खटखटाया, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आयत बहुत नरमी से पुकारा, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो यज़दान के दिमाग में फ़ौरन से एक खुराफाती सोच आई। वो वापस अपने कमरे में आया और अब घर की डुप्लिकेट कीज़ देख रहा था। उसके कमरे में हर वक्त घर के सारे कमरों की डुप्लिकेट कीज़ होती थीं और बिलाखिर उसे मिल गई। वो चाबियां लेकर वापस आयत के कमरे में आया। धीरे से चाबी लॉक में डालकर चाबी घुमाई और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला तो उसकी निगाह कमरे में गई। कमरे में मुल्कजा सा अंधेरा था। खिड़कियों के पर्दे बराबर थे। डम लाइट्स चल रही थीं। वो दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी पहली निगाह बेड पर गई। अब वो बच्ची को अपने सीने से लगाए गहरी नींद में सो रही थी। शायद रोते रोते थक कर सो गई थी और उसके सोने की वजह से बच्ची भी सो चुकी थी। शायद यज़दान मल्क ने अपने होशो हवास में इतना खूबसूरत मंज़र कभी देखा हो जितना खूबसूरत मंज़र वो था। उसकी बाहों में वो मासूम सी जान सो रही थी और दोनों के चेहरे नींद में कुछ पुरसुकून थे। वो बना शोर पैदा किए कदम कदम चलता बैठता आया और नरमी से आयत के चेहरे को देखा। उसे हाथ लगाने की हिम्मत न हो सकी, क्योंकि जो अल्फाज माजी में वो उसके लिए इस्तेमाल कर चुका था, उसके बाद शायद वो इस काबिल नहीं था कि वो आयत को हाथ लगाता। वो धीरे से बच्ची की जानिब झुका और उसके माथे पर लब रखे, फिर बना शोर पैदा किए बेड से उठा और उसी खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि जितना उसने आयत को परेशान किया था, जितनी उसे तकलीफ़ दी थी, वो अब एक सेकंड के लिए भी उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। वो सो रही थी
और वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो वापस अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और सीधा बेड पर गिरा। अब उसकी निगाहें छत को तक रही थीं, मगर दिमाग कहीं माजी में घूम गया था। वो माजी जिसने उससे बहुत कुछ छीना और बहुत सारे सबक दिए। वो किचन में खड़ी पुलाव बना रही थी। जब वो पानी पीने के गर्ज से किचन में दाखिल हुआ और सामने मौजूद आयत को देखते उसका हलक तक कड़वा हो गया। सारा मूड बेजार हुआ था। वो अब उसकी आमद से बेखबर अपने ध्यान में खाना बना रही थी। ऑफ वाइट फ्राक पहन रखी थी। उसके लंबे खूबसूरत बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। उसकी झील जैसी नीली आंखें थीं, सफ़ेद दूधिया चेहरा। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी, मगर यज़दान को उससे शदीद चढ़ थी। वो खुद भी किसी से कम नहीं था। उसकी हेज़ल ग्रीन आंखें, 6 फुट से निकलता कद, गंदुमी रंगत, देखे निकोपोश, हल्की सी 26 साला यज़दान मुल्क था, खावर मुल्क का उकलूता बेटा। इतने में खावर साहब मिल्क हाउस में दाखिल हुए। उन्होंने दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही आयत को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। आयत, आयत, मेरी बच्ची ज़रा एक गिलास पानी तो पिलाओ। घर में इतने सारे नौकर होने के बावजूद भी मामू ही से पानी मांगा करते थे। ये भी उनकी बेटियों के लिए एक किस्म की मोहब्बत थी, और वो बस मुस्कुराकर कांधे अचका कर रह जाते थे। 20 साला आयत खूबसूरती की मिसाल थी। उसकी नीली आंखें, उनमें छिलकती मासूमियत, उसका सफ़ेद दूधिया पुरनूर चेहरा, मशरक़ी का सारा हुस्न उसके एक चेहरे में आबाद था। कोई भी मर्द उसे देखता तो पागल हो सकता था, लेकिन वो मुकम्मल पर्दों में छुपी हर वक्त मिल्क हाउस में ही बंद रहती थी। उसने एफएससी की थी, और एफएससी करने के दौरान भी वो हर वक्त नकाब और हिजाब में ही कॉलेज जाते थे। उसे अपने मामू की इज्जत बहुत अजीज़ थी। उनकी खातिर कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रखती थी। लेकिन बस एक कदम पर उससे गलती हो गई, और वो कदम उसने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से रखा था, और बस फिर वो दलदल में फंसती ही। वो जल्दी से भागती हुई किचन से बाहर निकली और पानी का ग्लास मामू के सामने किया तो खावर साहब मुस्कुराए थे। खावर मुल्क, जो कि मुल्क हाउस के उकलौते मालिक थे। उनका उकलौता बेटा 26 साला यज़दान खावर था। चंद सालों पहले उनकी इकलौती बहन का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो अपनी भांजी को यहाँ ले आए, और उसके मामू और ममानी दोनों उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने आयत को बिल्कुल नाजुक गुड़िया की तरह पाला था, और उनका आयत के लिए ये प्यार यज़दान से बिल्कुल भी हज़म नहीं होता था। उसे लगता था जैसे वो उसके माँ बाप को उससे छीन रही है। लेकिन यज़दान को कौन समझाता कि उसके माँ बाप तो उसे बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार करते हैं। वो बस हर वक्त बदगुमानी की इंतहा पर रहता था। वो बिल्कुल सादी और सोबर सी लड़कियों की तरह यहाँ रहती थी। हर वक्त उसने मुकम्मल आस्तीन वाले बाजू और लंबी फ्राक पहनी होती थी, जिनका गला तक बंद होता था। दुपट्टा हर वक्त उसके सर पर होता था, और यज़दान कुछ आज़ाद ख्याल और मॉडर्न लड़का था। उसके ख्याल से लड़की को पहनने ओढ़ने का ढंग आना चाहिए, और वो बिल्कुल ही मासियों की तरह रहती थी। हालांकि उसकी तरबियत और उसका हुलिया उसे बिल्कुल एक नफीस लड़की की तरह दिखाता था, लेकिन यज़दान के देखने की नज़र अलग थी। वो किचन से बाहर निकला और अब अपने बाप और उनकी प्यारी भांजी को देख रहा था, जो ना जाने कौन से राजो नियाज की बातें कर रहे थे। कभी उसके बाप से तो कभी इस तरह पास बिठाकर मोहब्बत से ये नहीं पूछा था कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, जिस तरह वो उससे पूछते थे। वो तनफुन करता अपने कमरे में जाकर गायब हो गया। ये तो रोज़ का होने लगा था, लेकिन इस मंज़र को देखते हुए उसे अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। अंदर तक जैसे कोई आग भड़का देता था। वो अपनी गाड़ी की चाबियां उठाता मुल्क हाउस से बाहर निकलता चला गया। मुल्क हाउस बहुत खूबसूरत 3 मंजिला इमारत थी, और वो इतनी बड़ी दौलत का इकलौता वारिस था, लेकिन उसे फिर भी हर वक्त बेसुकूनी महसूस होती थी। शायद ये वो नफ़रत थी जो वो किसी दूसरे से करता था, और अब वो नफ़रत उसे बेचैन कर रही थी। वो हमेशा की तरह आज भी सी साइड पर आ चुका था। उसे यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिलता था। ढलता सूरज और समंदर की उठती गिरती लहरों का शोर, जिसका खूबसूरत नज़ारा था। 3 घंटे गुजर गए थे जब एक सुर्ख रंग की फर्रारी हवा की रफ्तार से वहाँ आकर रुकी, और फिर अगले ही पुल उस फर्रारी से खूबसूरत दोशीज़ा बाहर निकली, जिसने वाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहन रखे थे। सारे बाल खुले छोड़ रखे थे,
कानों में बहुत खूबसूरत डायमंड्स के इयररिंग्स थे, गले में नफीस सा पेंडेंट, चेहरे पर मेकअप की एक तह थी। गर्ज वो हर किस्म से खुद को नुमाइश के काबिल बनाती हुई कदम कदम चलती यज़दान के पास आई। वो बिल्कुल यज़दान के सामने आकर रुकी। मैं जानती हूँ तुम यहीं मिलोगे। पिछले 2 घंटों से मैं फ़ोन पर फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन तो मुसलसल बन जा रहा है। फुरवो की आवाज़ पर यज़दान ने बेहद हैरानी से चेहरा उठाए ऊपर देखा तो वो मुस्कुराती हुई उसे ही देख रही थी। फुरवो उसकी खाला की बेटी थी और उसकी बचपन की बेहतरीन दोस्त। वो दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए फुरवो उसे बहुत पसंद करती थी और अंदर बाहर फुरवो की ये ख्वाहिश थी कि यज़दान उसे अपनी बीवी बना ले, और यज़दान भी कुछ ऐसा ही चाहता था। लेकिन फ़िलहाल वो शादी जैसे टॉपिक से वैसे ही भागता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही पेचीदा थी। उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, बहुत आगे जाना था, और उसकी ज़िंदगी में कभी भी शादी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी। और फुरो, तुम यहाँ? उसने कुछ हैरान होते पूछा। हाँ तो और क्या, तुम गायब थे, मुझे यहाँ आना ही था। मैं जानती थी कि तुम यहीं मिलोगे। मैंने खाला को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि तुम घर में नहीं हो, तो मैं यहाँ आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे यज़दान दी ओनली वन को सिर्फ एक ही प्लेस पसंद है, और वो है सी साइड। वो बाकायदा हाथों से इशारा करती हुई बोली कि यज़दान ना चाहते हुए भी खिलखिलाकर हंस पड़ा, मगर उसका कोई मूड ठीक कर सकता था, वो सिर्फ फुरो थी। चलो घर चलते हैं, खाला कितनी परेशान हो रही है। तुमने यकीनन दोपहर का खाना भी नहीं खाया होगा। वो अब कुछ फिक्रमंदी से पूछ रही थी कि यज़दान के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे तो इस घर में सुकून ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे किसी काठ का बांड में रद्दी के भाव बुक रहा हो। उसके लहजे में तकलीफ थी जो फुरो अच्छे से महसूस कर सकती थी। तुम्हें हो क्या गया है यज़दान? वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हारा घर है। तुम कैसे अपने ही माँ बाप से डिसऑन हो सकते हो? सिर्फ इस वजह से कि वो लोग तुम्हारी फुप्पो की बेटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। आखिरी बात, फुरो ने कुछ जल भुन कर कही थी कि यज़दान का हलक तक कड़वा हो गया। वो मेरी कुछ नहीं लगती, बस वो मेरे माँ बाप की भांजी है, और इससे ज़्यादा मेरा इससे और कोई रिश्ता नहीं। मुझे उसका रिश्तेदार ना बनाया करो। वो सख्त खफा हुआ था कि फुरो ने अगले ही पल दोनों हाथ उठाए और सरेंडर करने के अंदाज में सामने गए। ओके ओके बाबा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मिलाती। चलो अब घर चलें। इसके इतने क्यूट फेस को देखते हुए वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकले और आधे घंटे बाद दोनों की गाड़ियाँ आगे पीछे मिल्क हाउस में दाखिल हुईं। वो जैसे ही लॉन्च से अंदर दाखिल हुए तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर मुलाजमा के साथ खड़ी वो खाना लगवा रही थी। उसकी आवाज़ सारे लॉन्च में गूंज रही थी। मामू जान, आज मैंने आपके लिए अपने हाथों से बिरयानी बनाई है, खाएं और चेक करें कैसी बनी है। वो चहकते हुए बता रही थी, और यज़दान के अंदर जैसे लावा सा वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बंगले को अपनी लपेट में ले रही थी। उसके माँ बाप को तो काबू कर ही लिया था, अब लगता है कि उसकी जायदाद पर भी नज़र है जो उनको इतना शहद लगा रही थी। उससे पहले यज़दान वहाँ से वॉकआउट करता, फ्रुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया और सख्ती से उसे मना किया। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल पर लेकर आई। खावर साहब ने बिरयानी का चम्मच पहला नवाला लबू से लगाया। जैसे ही वो चावल हलक से नीचे उतरे, उनके चेहरे पर खुशगवार हैरत नमूदार हुई। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो पहली बार ही बाजी ले ली। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना मज़ेदार पुलाव खाया है, अब कुछ इनाम भी तो बनता है। इतना कहते सामने मामू ने जेब में हाथ डाला और अपना वॉलेट बाहर निकाला और उसमें से बेशुमार 5-5 हज़ार के नोट बाहर निकाले। आयत की मुस्कुराहट अगले ही पुल गायब हुई। ये कैसी बातें कर रहे हैं मामू? मैंने अपनी खुशी से बनाया है। मेरी मोहब्बत को प्लीज़ पैसों में मत तोलें, ये मत करें, उसने इल्तिजा की थी। खावर साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस अपनी बेटी को इनाम दे रहा हूँ, और तुम मुझे इस इनाम के लिए मना नहीं करोगी। अगर मेरी बेटी हो तो हरगिज़ नहीं। उनके आखिरी बात पर वो खामोश हो गई। वो ज़बरदस्ती उसके हाथों में वो सारे 5-5 हज़ार के नोट थमा चुके थे।
न जाने वो कितने थे, लेकिन वो मज़ीद यज़दान को सुलगाते हुए निगाहों से बहुत गुस्से से देखा। उसे तकलीफ़ इस बात से नहीं हुई थी कि उसका बाप उसे पैसे दे रहा है। उसकी नज़र में पैसे की कोई अहमियत नहीं थी। उसकी नज़र में सिर्फ अपना ना होने की अहमियत थी। जिस तरह उसके वालिदैन उस लड़की को अहमियत देते थे, वो अपने सगे बेटे को इतनी अहमियत क्यों नहीं देते थे। और आयत का दिल चाहा ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसने पैसों के लिए सब किया था। उसका दिल जैसे खट्टा सा हो गया। उसने पलट कर देखा तो पीछे ही यज़दान खड़ा उसे सुलगती हुई निगाहों से देख रहा था। उसकी निगाहों में इतनी नफ़रत देखते हुए आयत के दिल में कहीं कुछ घायल हुआ, लेकिन उसके साथ फुरवा को खड़े देखते जैसे आयत के तन बदन में आग लग गई। उसका बस नहीं चलता था कि उस लड़की की कहीं जान ही ले ले, जो हर वक्त यज़दान के साथ मौजूद होती थी और हर वक्त यज़दान का ब्रेन वॉश करती रहती थी। उसने एक लंबी सांस ली और कुर्सी खींचती हुई बैठ गई। अरे बेटा, आओ तुम भी खाना खा लो। फरजाना बेगम की आवाज़ पर वो होश में आया और फिर नफ़ी में सर हिलाया। आप लोग खाना खाएं, मेरा तो पेट भर गया। गुस्से से ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए वो बना किसी की तरफ देखे सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया। और फरजाना बेगम ने बेहद शर्मिंदगी से आयत की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में अपने बेटे की हरकत पर नदामत महसूस कर रही हो। आयत ने बस नन्ही सी मुस्कुराहट के साथ मुमानी को देखती रह गई। उन्हें क्या बताती कि वो अपने दिल में किस कदर तकलीफ़ और दुखों को समोए बैठी है। उनका ये बेटा उसे कितनी तकलीफ़ देता है। उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन बस खामोश होकर रह जाती थी। और वो कमरे में गुस्से से चक्कर पर चक्कर काट रहा था। तुमने देखा ये लोग किस तरह उसे अहमियत देते हैं, किस तरह सारे पैसे बना किसी वजह के बाबा ने उसके हाथों में थमा दिए। ये लड़की लूट लेगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये लड़की हमें और हमारे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर देगी। उसके मुंह से जहर निकल रहा था और फुरवा के तन बदन में आग लग गई थी। तुम उसे दफ़ा करो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसके सामने वो उसके बाप की सगी बेटी नहीं है तो क्या हुआ? वो तुम्हारे घर में रहती है। तुम यज़दान को समझाते क्यों नहीं कि वो इस तरह तुमसे बात ना करे? यज़दान ने गुस्से में उसे देखा। तुम क्या जानती हो फुरवा? तुम उसे नहीं जानती। मैं उसे तब से देख रहा हूँ जब वो उस घर में आई थी। वो सबसे पहले अपनी पोजीशन मजबूत करती है और फिर पूरे घर में राज करती है। वो खामोश होकर फिर से चक्कर लगाने लगा। फुरवा, जो कि हर वक्त उसके साथ होती थी और उसके कान भरती रहती थी, उसने कहा, मुझे तो लगता है कि तुम उससे जेलसी फील करते हो यज़दान। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे जेलसी फील करता हूँ? वो उसकी तरफ बढ़ते हुए सख्त लहजे में बोला, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा बाप हकीकत देख ले, उसे उसकी असलियत का पता चल जाए। उसका बस नहीं चलता था कि वो अभी उसी वक्त जाकर आयत को घर से निकाल दे। उसके दिल में जो नफ़रत थी वो लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी। जबकि नीचे वो लोग खाना खा रहे थे, आयत ने बेहद शर्मिंदगी से अपना सर झुकाया हुआ था। मुमानी को क्या बताती कि वो उनके बेटे की वजह से किस कदर दुखी है। उसने जल्दी से खाना ख़त्म किया और किचन की तरफ बढ़ गई। उसे लगा जैसे उसे यहाँ सांस लेना भी हराम हो गया हो। उसने किचन में जाकर पानी पिया, सुकून की एक लंबी सांस ली। अभी वो किचन से बाहर निकली ही थी कि सामने ही उसे यज़दान खड़ा मिला। उसने उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यज़दान ने उसका रास्ता रोक लिया। तुमने मेरे बाप को पैसे वापस क्यों नहीं किए? उसने सख्ती से पूछा। तो आयत ने हैरानी से उसे देखा। मैंने पैसे वापस कर दिए हैं, वो अभी मेरी जेब में हैं। मैंने अभी उन्हें बताना नहीं चाहा, वरना उन्हें दुख होता, वो अपनी सफाई में कह रही थी। यज़दान ने एक तीखी निगाह उस पर डाली। तुम इतनी मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम मेरे माँ बाप के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हो ताकि उस घर की दौलत पर कब्जा कर सको। ये दौलत और ये घर मेरा है आयत। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। इसके अल्फाज नश्तर की तरह चब रहे थे। आयत ने दर्द भरी निगाहों से उसे देखा। मैंने कभी दौलत की लालच नहीं की यज़दान। मैंने हमेशा उस घर के लोगों से मोहब्बत की है। मैं सिर्फ आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसकी बात सुनकर यज़दान की आंखों में हकारत आ गई।
तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ करती हैं। तुमने जो मुझे खाना दिया था ना, वो सिर्फ ड्रामा था, ताकि मेरी माँ के सामने तुम अच्छी बन सको। उसका हर लफ्ज़ आयत के दिल को ज़ख्मी कर रहा था। उसने उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर खुद को वहाँ से हटाया और सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होता हुआ देखकर यज़दान को और भी गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि वो अभी जाकर उसका दरवाज़ा तोड़ दे और उससे पूछे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे नज़रअंदाज करने की। जबकि फ़रो, जो किचन के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, वो तैश में आ गई। वो आयत के किचन से निकलने के बाद अंदर गई और आयत के सामने खड़ी हो गई। वो उसे तीखी निगाहों से देख रही थी। तुम कौन होती हो यज़दान से इस तरह बात करने वाली? चीख कर कह रही थी। आयत ने खामोशी से उसे देखा। वो उस वक्त यज़दान से लड़कर आई थी और अब फ़रो के साथ झगड़ने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो बस खामोश रही, मगर फ़रो उसके खामोश रहने से मज़ीद गुस्सा हो गई। तुम मेरी खामोशी का फ़ायदा मत उठाओ। मैं यज़दान से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसे कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी। वो आयत के करीब होते हुए धमकी दे रही थी। आयत ने एक ठंडी सांस ली। आप यज़दान से मोहब्बत करती हैं तो ये आपका मसला है, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? वो पुरसुकून लहजे में कह रही थी। लेकिन फ़रो, जो कि अपनी अग में जल रही थी, उसने आयत को एक ज़ोर का धक्का दिया। तुम जैसी गरीब लड़कियां जो सिर्फ दूसरों के पैसों पर पलती हैं, उन्हें कोई हक नहीं कि वो यज़दान जैसी अमीर लड़के के करीब जाएं। तुम अपनी औकात में रहो आयत। उसने आयत की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और ये बात आयत के दिल पर बहुत गहरी लगी। उसने फ़रो को देखा और एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको लगता है कि मैं दौलत के लिए यहाँ हूँ? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। आप ही यज़दान की ज़िंदगी में आ जाएं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो आराम से कह रही थी, लेकिन फ़रो को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तुम यहाँ से निकलोगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। फ़रो की ये बात आयत के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह लगी। वो कमरे से बाहर निकली और सीधी अपने कमरे में चली गई। उसका दिल चाहा कि वो रोए, मगर वो अब रोकर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। वो अपने बेड पर बैठी और खिड़की से बाहर आसमान को देखने लगी। बाहर बारिश हो रही थी। उसके दिल का हाल भी ऐसा ही था। वो यज़दान से मोहब्बत करती थी, मगर यज़दान की नफ़रत ने उसे तोड़ दिया था। वो उसके लिए एक अजनबी बनकर रह गई थी। वो अपनी सोचों में खोई हुई थी कि उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने यज़दान खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखों में आग थी। तुमने फ़रो से क्या कहा? वो चीख कर पूछा। आयत ने हैरानी से उसे देखा। मैंने फ़रो से कुछ नहीं कहा। वो खुद मेरे पास आई थी और मुझे धमकियां दे रही थी। यज़दान को यकीन नहीं आया। वो झूठ बोल रही है। वो तुम्हें क्यों धमकियां देगी? वो एक अच्छी लड़की है और वो तुम्हारी दोस्त है। वो उसका साथ दे रहा था। आयत ने गुस्से से उसे देखा। आपको यकीन नहीं करना तो मत करें, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन यज़दान ने अपना हाथ दरवाजे के बीच में रख दिया। वो अपनी बात मुकम्मल करके ही जाएगा। तुम क्या समझती हो? तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगी? तुम अपनी चिकनी चपड़ी बातों से सबको पागल कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। वो उसके करीब होता गया। आयत पीछे हटती गई। उसकी कमर दीवार से आ टकराई। यज़दान उसके इतने करीब था कि आयत को उसके सांस महसूस हो रहे थे। वो डरी हुई थी। प्लीज़ यज़दान, दूर हो जाएं, वो दबी हुई आवाज़ में कह रही थी। यज़दान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर रहूँगा। तुमने बहुत कोशिश की है उस घर में अपनी जगह बनाने की, लेकिन आज तुम कामयाब नहीं होगी। उसकी आंखों में नफ़रत थी। आयत ने उसके हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मुझे छोड़ दें यज़दान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो रो रही थी। यज़दान ने उसका हाथ ज़ोर से दबाया। तुमने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया है। तुमने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया है। तुमने उस घर में अपनी जगह बना ली है और अब तुम मुझ पर कब्ज़ा करना चाहती हो? वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। आयत को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। वो उससे मोहब्बत करती थी और वो उससे इतनी नफ़रत करता था। वो कुछ नहीं कह सकी।
वो सिर्फ रोती रही। यज़दान ने उसे छोड़ दिया और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। वहीं पीछे आयत ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में इतनी तलख़ी क्यों है। वो नहीं जानती थी कि यज़दान उससे इतनी नफ़रत क्यों करता है। वो बस उस घर में एक मुसाफिर की तरह थी, एक ऐसी लड़की जिसके पास अपने सगे वालदैन नहीं थे, जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं था। वो उस घर में आई थी उम्मीद लेकर कि उसे यहाँ मोहब्बत मिलेगी, मगर उसे सिर्फ नफ़रत मिली। वो रोने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिचकियाँ बंद हो गईं। वो बेड पर लेट गई और सो गई। उसके ही था, वो ख्वाब देख रही थी कि यज़दान उसे गले लगा रहा है और कह रहा है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन फिर वो जाग गई और उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। हकीकत बहुत तल्ख थी। बिस्तर से उठी और आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने अपना चेहरा धोया और फिर नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। वो नीचे गई तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। यज़दान भी वहाँ मौजूद था। वो अखबार पढ़ रहा था। खावर साहब ने आयत को देखा और मुस्कुराए। आओ आयत बेटा, बैठ जाओ। आयत ने उनकी बात का जवाब दिया और कुर्सी पर बैठ गई। यज़दान ने उसे एक बार देखा और फिर अखबार में वापस मगन हो गया। वो नाश्ता कर रही थी, लेकिन उसे कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। उसका दिल सिर्फ यज़दान को देख रहा था। वो कितना पुरसकून था और वो कितनी बेचैन थी। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। आयत ने किचन का काम ख़त्म किया और फिर अपने कमरे में चली गई। वो किताब पढ़ रही थी कि दरवाज़ा खटखटा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने यज़दान खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक कागज़ था। ये क्या है? आयत ने पूछा। यज़दान ने कागज़ उसे पकड़ाया। ये प्रॉपर्टी के कागज़ात हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन पर साइन कर दो, यज़दान ने उसे कहा। आयत ने हैरानी से उसे देखा। ये किस चीज़ के कागज़ात हैं? ये वो घर के कागज़ात हैं जो तुमने हथिया लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वापस मेरे नाम हो जाएं, यज़दान ने कहा। आयत ने कागज़ पढ़े तो उसे पता चला कि ये घर की वसीयत थी। यज़दान के बाप ने ये घर आयत के नाम कर दिया था। आयत को उसका बिल्कुल इल्म नहीं था। उसने कागज़ यज़दान को वापस कर दिए। मुझे इस घर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये घर आपको वापस कर दूंगी। मैं इस दौलत की लालची नहीं हूँ, वो आराम से कह रही थी। यज़दान ने उसकी तरफ देखा। वो उसकी आंखों में सच्चाई देख रहा था, लेकिन वो उसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो अभी साइन करो। यज़दान ने उसे कलम पकड़ाया। आयत ने कलम लिया और कागज़ पर साइन कर दिए। अब तुम खुश हो? आयत ने पूछा। यज़दान ने कागज़ लिए और उसे देखा। हाँ, अब मैं खुश हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गया। आयत ने लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। वो उस दौलत के पीछे नहीं थी। उसे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी और मोहब्बत उसके पास नहीं थी। वो अपनी किताब दोबारा पढ़ने लगी, लेकिन उसका दिल किताब में नहीं था। वो यज़दान के बारे में सोच रही थी। यज़दान ने उसे माफ़ क्यों नहीं किया? क्या वो कभी उसे माफ़ कर पाएगा? वो नहीं जानती थी। वो सिर्फ दुआ कर सकती थी। रात को वो अपने कमरे में बैठी थी कि यज़दान कमरे में आया। वो आज बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ पढ़ा। तुमने सोचा कि तुम ये कागज़ साइन करके मेरी हमदर्दियाँ जीत लोगी? यज़दान ने उससे पूछा। आयत ने हैरानी से उसे देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने सिर्फ वो किया जो तुम चाहते थे। यज़दान उसके करीब आया। तुम बहुत चालाक हो। तुम जानती हो कि मेरे बाप का दिल कैसे जीतना है। तुमने उनके जज्बात से खेला है। यज़दान उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। आयत ने उसकी तरफ देखा। मैंने किसी के जज्बात से नहीं खेला। आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? यज़दान ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्योंकि तुम ऐसी ही हो। तुमने अपनी मासूमियत का ड्रामा किया है ताकि सबको बेवकूफ़ बना सको। आयत ने उसकी गिरफ्त से बाजू छुड़ाया। मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं वाकई ऐसी हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मुझसे दूर रह सकते हैं। यज़दान उसकी आंखों में देख रहा था। उसे लगा जैसे वो सच कह, लेकिन उसने अपनी नफ़रत को ख़त्म नहीं होने दिया। वो उसे नज़रअंदाज करना चाहता था। वो वहाँ से चला गया। आयत अकेली रह गई। वो रोने लगी।
उसे यज़दान से बहुत प्यार था, मगर उसका प्यार उसे सिर्फ तकलीफ दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत तन्हा थी। यज़दान उस घर में वापस आ गया था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा था। वो अब पहले वाला यज़दान नहीं था। वो अब आयत को समझने की कोशिश कर रहा था। वो अब उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर उसकी अना अब भी उसके रास्ते में थी। वो अपनी नफ़रत को ख़त्म करना चाहता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि वो कैसे करे। वो अब आयत के सामने जाने से डरता था। वो जानता था कि वो उसके सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। वो अपनी अना को बचाना चाहता था। वो अब भी सोच रहा था कि उसे आयत से माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर उसे अपनी गलती का एहसास अब देर से हुआ था।